पढ़ा रहा था, कल की क्लास में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होती है, यही तो पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको क्या बोला भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है? तो उसके दो मेथड थे, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड क्या बोलता था बताओ? एज पर flexible exchange rate method, exchange rate will be determined by market forces of demand and supply. Equilibrium rate is the floating exchange rate. Equilibrium rate is that rate where supply and demand of foreign exchange becomes equal. Diagrammatically, the point at which supply curve intersects demand curve is the equilibrium rate. यही पढ़ा था। और एक चीज और मैंने समझाई थी, आइडियल सिनारियो में इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक चीज बताता हूं, आज इधर देखना प्लीज ध्यान से। कल हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, कल हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था, पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा था। आप खड़े हो अच्छा आप तो कल आए नहीं थे, आप खड़े हो बेटा। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक क्या बोलता है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक क्या बोलता है बताओ? क्या बोलता था बताओ? क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड क्या था? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या बोलता था? करेक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। वेरी गुड बेटा। अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है मैं बताता हूं। आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं और जो टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ा उसके बीच में कंफ्यूजन होता है। ये टॉपिक ये है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुई, क्या चेंज हुई? फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुई तो डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा? मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने से डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, यह टॉपिक है। आज वाइस वर्सा पढ़ना है कि डिमांड चेंज हुई तो रेट पे क्या फर्क आएगा। कल क्या पढ़ा था? कल जो टॉपिक पढ़ा था उसमें यह था कि रेट चेंज हो रही है, रेट चेंज होने से डिमांड पे क्या असर आएगा। अभी आज उल्टा पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है कि डिमांड चेंज होगी तो रेट पे क्या असर आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो यस और नो। देखना इधर। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर हमारा 6। देखो अब टॉपिक नंबर 6 क्या है? टॉपिक नंबर 6 क्या है? इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड चेंज हो गई तो डिमांड चेंज होने से रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। समझे क्या? एक बार समझे इसको। लेट्स कीप इट सिंपल। पहले तो अपना कर्व कैसे बनता है, पहले तो अपना इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। ये कौन सा कर्व है बताओ? डिमांड कर्व। ये कौन सा कर्व है बताओ? सप्लाई कर्व। इसको क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम। ये कौन सा कर्व है? SF। ये कौन सा कर्व है? DF। यहां पे जो रेट है वो क्या है? यहां पे जो रेट है वो क्या है? OR। OR क्या हुई? इक्विलिब्रियम रेट। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। X एक्सिस पे क्या आता है बताओ? डिमांड सप्लाई। Y एक्सिस पे क्या आता है बताओ? फॉरेन एक्सचेंज रेट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले बताओ। अब सबसे पहले यह समझो, मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो आप यह समझो अगर कभी कोई फैक्टर बढ़ता है, कोई फैक्टर बढ़ता है तो उसका जो कर्व होगा, डिमांड कर्व कौन सा है बताओ? DF। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कर्व
राइट में शिफ्ट होगा, और अगर डिमांड कम होगी तो कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अगर कोई चीज बढ़ती है तो राइट में शिफ्ट होती है, कम होती है तो लेफ्ट में शिफ्ट होती है। समझ में आई बात? तो अभी मैंने डिमांड बढ़ाई है तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये मेरा नया डिमांड कर्व है, इसे नाम दूंगा मैं DF1। तो अब मेरा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया। सोचो, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को पहले यहां इंटरसेक्ट कर रहा था, अब सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरा नया इक्विलिब्रियम जो आया उसको मैं नाम दूंगा E1। E1 इक्विलिब्रियम पे रेट क्या है? R1। तो रेट बढ़ गई, रेट बढ़ गई। तो आपको क्या याद रखना है? बोलो, आप बोलोगे कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? जैसे मेरे एग्जांपल में फॉरेन एक्सचेंज रेट R से R1 हो गई, तो डिमांड इंक्रीज होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है। बोलो, आया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? मतलब इसका ये हो गया कि अगर $1 पहले 50 रुपीस का आता होगा तो वही अब $1 80 रुपीस का आता होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा मुझे बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुई है, तो डॉलर बढ़ा है, मतलब डॉलर बढ़ा है। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा? अरे यार, डिमांड बढ़ गई तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई, डायग्राम से दिख रहा है। तो क्या बोलोगे? डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी। बोलो, आया? रेट बढ़ने से डॉलर बढ़ा है या कम हुआ है? डॉलर बढ़ा है या कम हुआ है? डॉलर बढ़ा है, मतलब फॉरेन करेंसी बढ़ी है। फॉरेन करेंसी बढ़ी है मतलब हमारी करेंसी कम हुई है। तुम्हारी करेंसी बढ़ेगी तो हमारी गिरेगी, तुम बढ़ोगे तो हम गिरेंगे। सीसॉ है, सीसॉ समझते हो? ये ऊपर जाएगा तो ये, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है तो हमारा करेंसी गिर रहा है। डॉलर बढ़ा है ना? अरे डॉलर बढ़ा है ना, तो फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हुई है। तो तुम एप्रिशिएट हुए हो तो हम डेप्रिशिएट हुए हैं। तो आप बोलोगे यहां पे डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ है। समझ गए क्या? बोलो, याद रखने का और समझने का तरीका क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी है मतलब डॉलर बढ़ा है, तो सीसॉ, डॉलर बढ़ा 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 तो हमारी करेंसी गिरी 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 गिरी। समझ गए? नहीं समझ गए? सीसॉ है, ये बढ़ेगी तो ये गिरेगी, मतलब FER बढ़ा तो हमारी करेंसी गिर गई। नहीं आ रहा समझ में? बोलो, तो आप बोलो, क्या बोलोगे बताओ? इंक्रीज इन डिमांड causes increase in FER, which causes depreciation of domestic currency. कोई डाउट? कोई डाउट? बोलो भाई। अच्छा, डेप्रिसिएशन को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन वाइज। अच्छा, $1 खरीदने के लिए पहले 50 रुपीस देने पड़ते थे, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई तो $1 खरीदने के लिए 80 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो यानी जो $1 पहले 50 का आता था वो $1 80 का आता है, मतलब मुझे डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। मानते हो? तो इसका मतलब है, बोलो, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस more units of domestic currency will be required, more units of domestic currency will be required to buy 1 unit of to buy 1 unit of to buy 1 unit of foreign currency। समझ में आया नहीं आया भाई? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अब हमें ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की खरीदने के लिए। तो पता है, सिंपल याद रखो, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है मतलब फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी बढ़ रही है मतलब हमारी करेंसी
गिर रही है, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है। और डिफाइन करने का तरीका क्या है? मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। आया नहीं आया? सच सच बताओ, सच सच बोलो, झूठ नहीं। बताओ बेटा, यस आया? बोलो भाई, आया नहीं आया? आया। चलो चलो, क्लियर है? पहले इतना रीड करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या था? ये डायग्राम बना हुआ है जो सेम मैंने बनाया। टॉपिक था इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्या लिखा है? डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्या लिखा है? डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा? क्या लिखा है? क्या होगा डिमांड इंक्रीज होने से? बोले इंक्रीज इन डिमांड इज रिफ्लेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, दिस विल कॉज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम रेट। तीसरी चीज, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सीसॉ याद रखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो हमारी करेंसी गिरेगी, फॉरेन वाली बढ़ रही है तो हमारी वाली गिर रही है। सिंपल सिंपल। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? अरे अरे, आप सीसॉ पे बैठे हो, यहां फॉरेनर बैठा है या इंडियन बैठा है, फॉरेनर ऊपर जा रहा है तो इंडियन नीचे गिर गया धपाक। बोलो आया? अरे आया? नहीं आ रहा समझ में? आप ऐसे समझो, एक जगह मानवी बैठी है और एक जगह जिगीशा बैठी है, तो मानवी अगर सीसॉ पे ऊपर जा रही है तो जिगीशा नीचे जा रही है, वैसे फॉरेन करेंसी ऊपर जा रही है मतलब डोमेस्टिक करेंसी नीचे जा रही है। बोलो आ रहा है क्या? अरे बोलो जिगीशा जी, आ रहा है क्या? बोले सर हमें तो आता ही था, बिना मतलब समझा रहे हो। Depreciation of domestic currency means more units of domestic currency will be required to buy 1 unit of foreign exchange. Done? ये हो गया impact of increase in demand। और demand decrease हो जाती तो, demand decrease हो जाती तो, demand decrease हो जाती तो, decrease in demand हो जाता तो, decrease in demand हो जाता तो, डायग्राम से प्रूव हो जाएगा सब। डिक्रीज इन डिमांड हो जाता तो, मान लो ये मेरा कर्व है, एक्स वाई पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक्स पे मेरा सप्लाई डिमांड आ गया, एक्स पे मेरा सप्लाई डिमांड आ गया, वाई पे मेरी एफईआर आ गई, वाई पे मेरी एफईआर आ गई। डन। अब ये मेरा कर्व है सप्लाई कर्व एसएफ, ये मेरा कर्व है डिमांड कर्व डीएफ, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है ई। रेट कितनी है इक्विलिब्रियम पे? आर। कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले यहां तक बताओ। अब सर अगर डिमांड डिक्रीज होगी, उल्टा मार्क कर दिया मैंने, हल्का सा करेक्शन कर रहा हूं, सॉरी। ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। अब जब डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड जब इंक्रीज हुई तो कर्व राइट में गया था, जब डिमांड डिक्रीज होगी तो कर्व, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मेरा डिमांड कर्व लेफ्ट में आ गया आपकी बार, डिमांड कर्व लेफ्ट में आपकी बार। तो अभी मेरा डिमांड कर्व हो गया DF1। अब नए डिमांड कर्व पे इक्विलिब्रियम भी नया आएगा, ये वाला आएगा E1, और E1 इक्विलिब्रियम पे रेट क्या आएगी? R1। अब दिख रहा है डायग्राम से, क्लियर दिख रहा है, रेट घटी है, रेट घटी है, कम हुई है, तो डिक्रीज इन डिमांड होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज, यानी फॉरेन करेंसी सीसॉ कम हो रही है तो हमारी वाली बढ़ रही है। तुम गिरे तो हम बढ़े। तो अभी आप क्या बोलोगे कि अगर $1.50 का आता होगा मान लो पहले, तो अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई है ना, तो मान लो $1 अभी 30 का आ रहा है, मतलब फॉरेन की करेंसी कम हो रही है, फॉरेन की करेंसी कम हो रही है तो हमारी बढ़ रही है, तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है। बताओ आया नहीं आया समझ में? अरे आया क्या? फटाफट बोलो, आया? अरे आया? आ गया सर। अच्छा, इसको डिफाइन करने जाएंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे?
पहले $1 खरीदने के लिए 50 देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए 30 देने पड़ेंगे, यानी $1 खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा, यानी लेस यूनिट्स ऑफ domestic currency are required, less units of domestic currency are required to buy one unit of foreign currency, to buy one unit of foreign currency. बोलिए, बताइए आया नहीं आया? बोलिए जी, क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बैठो आप, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का आ गया? पक्का आ गया? श्योर हो? पूछ रहा हूं मैं, आया नहीं आया? आ गया? रीड कर रहा हूं, सिंपल था। देखो अभी मैं जो टॉपिक डिमांड के लिए पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सेम टॉपिक सप्लाई के लिए पढ़ाऊंगा, तो आप कॉन्सेप्ट रटो मत, समझो। जहां फॉरेन की करेंसी बढ़ेगी हमारी वाली गिरेगी, और जहां फॉरेन की करेंसी कम होगी हमारी वाली बढ़ेगी। हमारी वाली करेंसी के गिरने को डेप्रिसिएशन बोला जा रहा है, और हमारी वाली करेंसी के बढ़ने को एप्रिसिएशन बोला जा रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? बोलिए प्लीज, प्लीज टेल मी, आ रही है? आ रही है? पक्का आ रही है? नहीं आ रही समझ में? फॉरेन बढ़ी, डोमेस्टिक डेप्रिशिएट हो गई, फॉरेन गिरी, डोमेस्टिक एप्रिशिएट हो गई, एज सिंपल एज दैट। डन? चलो, तो अभी हमने डिक्रीज इन डिमांड पढ़ा है, थ्योरी पढ़ते हैं। इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या इंपैक्ट आएगा? क्या इंपैक्ट आएगा? तीन चीजें होंगी। क्या तीन चीजें? Decrease in demand for foreign exchange is reflected by shift of demand curve to the left. This causes fall in equilibrium exchange rate. Fall in exchange rate means appreciation of domestic currency. Appreciation means less units of domestic currency will be needed to buy one unit of foreign exchange. बोलो आया? अरे आया क्या? बोलो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या कोई डाउट है? डाउट है क्या? पक्का? परफेक्ट है। चलें सप्लाई पढ़े। सप्लाई आज पढ़ा दूं? सप्लाई आज पढ़ा दूं? लॉजिक से चलोगे? लॉजिक से चलोगे? आओ लॉजिक से चलते हैं। इधर देखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगे पहले। ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। एक्स पे सप्लाई या डिमांड आएगी, वाई पे एफईआर आएगा। ये डिमांड कर्व डीएफ, ये सप्लाई कर्व एसएफ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इस पे जो रेट है वो ओआर। कोई दिक्कत? अब हम पहला इश्यू पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने सप्लाई को इंक्रीज करा है, सेम डिमांड वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। सप्लाई को इंक्रीज करा है, मुझे बताइए सप्लाई को इंक्रीज करा है तो कर्व लेफ्ट की टुवर्ड्स जाएगा या राइट के टुवर्ड्स जाएगा? राइट के टुवर्ड्स। इंक्रीज माने राइट, डिक्रीज माने लेफ्ट। तो अभी सप्लाई कर्व का राइट है ये वाला, तो ये मेरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट। मेरा नया सप्लाई कर्व को मान लो मैं नाम दे देता हूं SF1। मेरा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया, ये पहले का इक्विलिब्रियम था, अब ये न्यू इक्विलिब्रियम है। न्यू इक्विलिब्रियम पे रेट है R1। आगे का पार्ट कौन समझा सकता है? आगे का पार्ट कौन समझा सकता है? आगे का पार्ट सोनम समझा सकती है, सुहानी, क्लोज था मैं, सुहानी समझा सकती है,
बस, और कोई नहीं समझा सकता आगे का पार्ट। मानवी समझा सकती है, मनन समझा सकता है, मानवी, मनन, सोहम, सुहानी, 3 लोग समझा सकते हैं। और अभिलाषा, अभिलाषा समझा सकती है। एनीबडी एल्स? बता विष्णु अवतार, क्या फायदा है तेरे यहां बैठने का? घर वालों ने नाम तो केशव रख दिया, हमारे भगवान तो नो इट ऑल थे, श्री कृष्ण भगवान। तुम यहां प्रोविजन नहीं बता पा रहे। बताओ भाई, आप बताओ। मनुष्यता, डिमांड विल इंक्रीज। वाह, वेरी नाइस। ये अलग आई है बेटा, डिमांड विल इंक्रीज। बातें रेटों की चल रही है, इंक्रीज ये डिमांड करा रही है। क्या नो? हाँ, तो डिमांड वहीं बैठी है। डिमांड अगर कहीं हिलती तो आपको कर। मैं इकोनॉमिक्स भूल जाऊंगा एक दिन। नो बेटा, नो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सी, first of all, right now demand is not changing, demand is constant. If demand would have changed, the curve would have shifted to right or curve would have shifted to left. पहली चीज। प्लस जो आप बात कर रहे हैं, दैट वाज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में, इसीलिए मैंने आज क्लास के बिगनिंग में बोला था, लॉ ऑफ डिमांड ये था कि अगर रेट चेंज होगी तो उससे डिमांड पर क्या इंपैक्ट आएगा। अभी जस्ट जो इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ के आए, ये वाला, ये टॉपिक ये था वाइस वर्सा, डिमांड चेंज होने से रेट पर क्या इंपैक्ट आ रहा था। तो डिमांड चेंज होने से रेट पर क्या इंपैक्ट आ रहा था, इसके 2 पार्ट थे। डिमांड बढ़ रही थी तो रेट बढ़ रही थी, डिमांड कम हो रही थी तो रेट कम हो रही थी। और अब आ रहा है सप्लाई। सप्लाई बढ़ी है, डायग्राम से समझो तो जो रेट पहले आर थी वो R1 हो गई, यानी रेट कम हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होने को मतलब ये हो गया कि अगर $1 पहले 80 का आता होगा बाय चांस, तो अभी वही $1 शायद 60 का आ रहा होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुई है, यानी फॉरेन करेंसी कम हुई है, यानी हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, यानी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ है। और अभी भी मैंने एप्रिसिएशन डिफाइन कराया था, मैं एप्रिसिएशन को फिर से डिफाइन करा रहा हूं। एप्रिसिएशन मींस less units of domestic currency will be required, less units of domestic currency will be required to buy 1 unit of foreign currency. To buy 1 unit of foreign currency. बताइए, समझे? कहां कंफ्यूज थे आप? अब बताओ डिमांड कहां है? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, हैपन्स। सी, आप इसको बहुत क्लियर समझो। आप क्या होता है कि सबसे पहला कंफ्यूजन वहीं क्रिएट करते हो जो मैंने आज के क्लास के बिगनिंग में क्लियर किया। जब हमने कल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, दोनों के लिए बोल रहा हूं, वो ये टॉपिक है कि रेट चेंज होने के रिस्पॉन्स में डिमांड या सप्लाई कैसे चेंज होगी। आज उल्टा टॉपिक है कि सप्लाई या डिमांड चेंज होने से रेट कैसे चेंज हो रही है। तो अभी जो जस्ट पहले टॉपिक पढ़ा वो ये था कि डिमांड चेंज होने से रेट कैसे चेंज हो रही है। ये टॉपिक है कि सप्लाई चेंज होने से रेट कैसे चेंज हो रही है। तो सप्लाई इंक्रीज हुई तो रेट डिक्रीज हुई। आया? बताओ बेटा, आया? बोलो। बूस्ट पी लिया? बोले बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। हो गया?
समझ में आया नहीं आया ये बताओ। चलो इसको भी दे दिया आज आपने थोड़ा है, बोले तू भी ले थोड़ा थोड़ा है। चलो बढ़िया है, कॉपरेशन से चल रहा है नेशन पूरा। ठीक है, बताइए, बताओ बेटा, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो कौन वाइस वर्सा सिचुएशन समझा सकता है? सुहानी समझा रही है, अरे प्रभु। केशव समझा रहा है, देवेश समझा रहा है। आपका रिस्क नहीं लूंगा मैं पूछने का, नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं लूंगा पूछने का। मनन समझा रहा है, जिगीशा समझा रही है, सुहानी, जानवी समझा रही है, मानवी, अभिलाषा, रिद्धि सिद्धि। अच्छा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको कैश अवार्ड मिलेगा 1000 का। इन दोनों में से रिद्धि कौन है और सिद्धि कौन है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो होता रहेगा, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने मूवी देखी है? मूवीज देखते हो आप? थोड़ा देखो, एक मूवी देखना जुड़वा 2। वो क्या है, वरुण धवन की मूवी। यू नो वरुण धवन? यू नो वरुण धवन? तो उसमें क्या होता है ना, अभी आप वरुण धवन को मारोगे ना तो दूसरे वाले वरुण धवन को लगेगी, मतलब वो ट्विंस ब्रदर थे ना, तो वैसे इनके अभी आप इसको धक्का मारोगे गिर जाएगी। आप ट्राई जरूर करना क्लास के बाद, डू लेट मी नो व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलो खैर। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वाइस वर्सा सिचुएशन कौन बता रहा है? ट्राई कर लेना आप, आई एम टेलिंग यू। इसको जोर से धक्का मारना, फिर देखना गिरी गिरी नहीं गिरी। ठीक है, मुझे बताना। एंड मैंने आपको तो शायद बताया था, मैंने तो रियलिटी में ऐसा होता हुआ देखा है, मतलब नॉट विद देम बट आई हैव सीन इट हैपनिंग। ठीक है, मेरे लास्ट टू लास्ट बैच में वापस ट्विंस थे मेरे सीए वाले बैच में, सो वो हो रहा था। आई एम नॉट इवन किडिंग। ठीक है, तो इनके केस में आप ट्राई करके बताना मुझे। हाँ नहीं, मामा को बोला, अभिषेक सर ने मना कर दिया। चलो बोलो, यहां तक क्लियर है? कौन बता रहा है वाइस वर्सा सिचुएशन? मतलब 80% क्लास बता पा रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, पहले इसका वाइस वर्सा सिचुएशन एक बार बना लूं मैं? चलो ड्रॉ मैं कर देता हूं, समझा आप देना। पता है मैंने अभी तो जो कुछ बच्चों को पहले पढ़ाया था उनको तो मैंने एक स्टूडेंट को ही क्लास में बुला के बोल दिया था, भाई डायग्राम तू बना दे, इतनी कैपेबल हम होने चाहिए। अब मैं कह रहा हूं सप्लाई डिक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो अगर सप्लाई डिक्रीज होती है बेटा तो डायग्राम कैसे चलेगा पहले ये देखिए, बाकी मैं आपसे पूछ लूंगा डायग्राम कैसे चलेगा। दिस इज माय डिमांड कर्व DF, दिस इज माय सप्लाई कर्व SF। डिमांड कर्व DF, सप्लाई कर्व SF, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E। अभी सप्लाई जो है उस पर जो हमारी इक्विलिब्रियम रेट है दैट इज OR। यहां पे सप्लाई या डिमांड आ गया, यहां पे सप्लाई या डिमांड आ गया, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गई। नाउ सप्लाई इज डिक्रीजिंग, तो कर्व शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सो दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व। इसको मैं नाम दे रहा हूं SF1। न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी E1। एट इक्विलिब्रियम, द न्यू इक्विलिब्रियम, द एक्सचेंज रेट इज R1। ठीक है, अब मुझे ये समझाना है बस आपको डायग्राम। बताइए कौन समझा रहा है? अब बोलिए, समझा रहे हैं? बताओ केशव, क्या करना है बताओ बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम R टू R1। यानी अगर $1 बाय चांस पहले मान लो 40 का आता होगा तो वही डॉलर अब हाइपोथेटिकली सोचूं तो शायद 60 का आता होगा। फॉरेन रेट बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है। तो फॉरेन रेट बढ़ी है तो हमारी रेट कम हुई है, यानी डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ है। और अगर मैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को डिफाइन करने जाऊंगा, अगर मैं डेप्रीशिएशन ऑफ
डोमेस्टिक करेंसी को डिफाइन करने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? इट मीन्स more units of domestic currency will be required to buy 1 unit of foreign currency. क्लियर है? क्लियर है? बोलिए. तो ये एक टॉपिक था, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई. रिवाइज, री रिवाइज एंड देन रिवाइज अगेन, तब जाके चैप्टर हमें क्लियर होगा. बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है. समझ रहे हो आप? डन. कंक्लूड करूं क्लास? सो यहीं तक समझते हैं. नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो पहले एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के डिफरेंसेस पढ़ाएंगे. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. जैसे आज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन पढ़ेंगे. ठीक है?